नमस्कार मित्रों, क्या आपकी कुंडली में भी 6, 8, 12 भाव में ग्रह बैठे हैं और आप यह सोचते हैं कि इस वजह से आपकी पत्रिका, आपकी जन्म कुंडली कमज़ोर हो गई है? तो यह वीडियो आपके लिए है और मैं यह बड़े खुशी के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जानेंगे कि किस तरह से कुछ ग्रहों के लिए छठा, 8वां, 12वां भाव में बैठना भी आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला होता है। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले किसी भी जन्म पत्रिका में यह 3 भाव छठा, 8वां और 12वां को ज्योतिष शास्त्र में एक अशुभ भाव की संज्ञा दी गई है। इन तीनों भाव को संयुक्त रूप से त्रिक भाव की संज्ञा दी जाती है। यहाँ जब कोई ग्रह आकर विराजमान होते हैं तो वह निर्बल हो जाते हैं और शास्त्रों में यह कथन आता है कि छठे, 8वें, 12वें गए ग्रह जीवन में अशुभ परिणाम देने वाले सिद्ध होते हैं। परंतु आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कहाँ और कौन से ग्रह छठे, 8वें, 12वें भाव में जाने पर लाभ दिखाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव में जब गुरु विराजमान हो जाते हैं तो यह अत्यंत शुभ योग देने वाले स्थिति में आ जाते हैं। यानी छठे भाव में गुरु जब विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति गीत संगीत में रुचि रखने वाले होते हैं। इनकी विशेष ख्याति होती है एवं इनके पास धन संपदा का भी योग बनाते हैं गुरु जब छठे भाव में बैठते हैं तो अनेक शुभ प्रभाव देने वाले ग्रह बन जाते हैं। इस बात की चर्चा जातक भरणम पुस्तक के एक्सरसाइज 17 में की गई है। साथ ही साथ मंत्रेश्वर ने भी इस बारे में अनेक श्लोकों के माध्यम से वर्णन किया है कि छठे भाव में गए गुरु कहीं ना कहीं शुभ फल देने वाले ग्रह बन जाते हैं। गुरु के बाद दूसरे ग्रह होते हैं बुध और शुक्र। इनका 8वें भाव में जाना भी जीवन में विशेष सफलता और तरक्की देता है। यानी 8वें भाव में गए बुध शुक्र अब अशुभ प्रभाव नहीं देंगे बल्कि यह शुभ प्रभाव देंगे। यदि बात की जाए 8वें भाव में शुक्र के विराजमान होने की, 8वें भाव में गए शुक्र मकान, सम्मान, भाग्यशाली बनाता है। यानी धन संपदा, मकान जैसे चीज़ों को देने में सामर्थ हो जाते हैं जब शुक्र 8वें भाव में विराजित होते हैं। साथ ही साथ जब बुध 8वें भाव में चले जाते हैं तो आपको विशेष बुद्धिमान एवं विख्यात व्यक्तित्व बनाते हैं। यानी आपकी प्रसिद्धि भी दिलाते हैं जब अष्टम भाव में बुध विराजित हो जाते हैं। यानी बुध और शुक्र के 8वें भाव में होने से जीवन में शुक्र से जुड़े, जीवन में बुध से जुड़े लाभ आप अवश्य देखते हैं। तो ये दोनों में से कोई ग्रह यानी बुध या शुक्र जब 8वें भाव में जाते हैं तो भी यह शुभ फल देने की स्थिति में आ जाते हैं। तीसरा भाव 12वां भाव को लेते हैं। 12वें भाव में शुक्र जब अवस्थित हो जाए, यह 12वें भाव में स्थित शुक्र के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं कि 12वें भाव में गए शुक्र शुभ फल देने की स्थिति में आ जाते हैं। किसी भी जन्म पत्रिका में जब शुक्र 12वें भाव में विराजित हो जाते हैं तो यह व्यक्ति को आधुनिक रहन सहन में रुचि रखने वाला बनाता है। ऐसे व्यक्ति भोग विलास में रुचि रखते हैं। यह व्यक्ति विशेष धन संपदा भी अर्जित करते हैं। धन के मामले में भाग्यशाली बनाता है 12वां में स्थित होने पर शुक्र ग्रह के 12वें भाव में स्थित हो जाने से अनेक प्रकार के लाभ जीवन में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि छठे, 8वें, 12वें भाव में गया हुआ शुभ ग्रह भी निर्बल होने के बावजूद कहीं ना कहीं कुछ शुभ फल देते हैं, जिसकी चर्चा अनेक पुस्तकों में विद्वानों को द्वारा की गई है। यह जो फलाफल किया जा रहा है यह ग्रहों के नैसर्गिक स्वभाव के आधार पर किया जा रहा है। ग्रहों के आकलन में 2 चीज़ों का महत्व है। पहला कि ग्रह अपने नैसर्गिक रूप से क्या स्वभाव रखते हैं, तब यहाँ जो भी मैंने बातें बताई है यह नैसर्गिक रूप से जो लक्षण होते हैं ग्रहों के, उसमें वृद्धि के बारे में चर्चा की गई है। दूसरा एक आधार होता है भाव के स्वामी होकर ग्रहों का किसी भाव में विराजमान होना। तो यहाँ छठे, 8वें और 12वें भाव में
कोई ग्रह जब विराजित होते हैं तो वह कुछ खास भाव के स्वामी बन जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं छठे भाव में जब गुरु विराजमान होंगे तो इस पत्रिका के अनुसार जो मैंने यह उदाहरण कुंडली बना रखी है, इसमें गुरु भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं और व्यय भाव के स्वामी बनते हैं। अतः भाग्य भाव और व्यय भाव से जुड़े निर्बलता आपको जीवन में अवश्य देखना पड़ता है, परंतु गुरु का छठा भाव में विराजित होना जो नैसर्गिक रूप से सुप्रभाव दे सकता है, वह भी अवश्य प्राप्त होगा। छठे और आठवें भाव को लेकर जन्म पत्रिका में या कहें कि ज्योतिष शास्त्र में एक खास योग की चर्चा की गई है, जिसे अधि योग के नाम से जानते हैं। अधि योग को भी विद्वानों ने दो प्रकार से अध्ययन किया है, एक लग्न से बनने वाला लग्न अधि योग, एक चंद्रमा से बनने वाला चंद्र अधि योग। जब लग्न से छठे, सातवें, आठवें भाव में कोई शुभ ग्रह विराजमान हो, जैसे इस पत्रिका में आप देखें कि यह लग्न भाव है, लग्न से छठा, सातवां, आठवां, यहाँ अगर कोई ग्रह विराजमान हो तो लग्न अधि योग के नाम से एक शुभ योग का निर्माण करता है। यही स्थिति जब चंद्रमा से बन रहा हो, यानी चंद्रमा जहाँ विराजित हो वहाँ से छठा, सातवां, आठवां भाव में कोई शुभ ग्रह विराजमान हो तो चंद्र अधि योग का निर्माण करते हैं। यह दोनों प्रकार का अधि योग अत्यंत शुभ फल देने वाला योग माना जाता है। अधि योग के बारे में कहा गया है कि यह जीवन को बैलेंस देता है, यानी स्थिरता देता है। जीवन के उतार चढ़ाव, सुख दुख इत्यादि को सहन करने की शक्ति देता है। अधि योग वास्तव में व्यक्ति को कठिनाइयों से निकलकर सफलता दिलाने का एक संकेत देता है। जिन पत्रिकाओं में अधि योग बन जाता है वे व्यक्ति स्टेबल होते हैं, स्थिर होते हैं, किसी कार्य में लंबे अवधि तक लगकर सफलता अर्जित करते हैं। यानी जन्म पत्रिका में छठे, आठवें, 12वें भाव में ग्रह विराजित हो जाएं तो सीधे तौर पर यह मानना कि पत्रिका कमजोर हो गई है या जीवन में अशुभ प्रभाव ही दिखाई देंगे, ऐसा कहना उचित नहीं है। छठे, आठवें, 12वें भाव में गए कुछ शुभ ग्रह जीवन को बदलने का काबिलियत रखते हैं। यानी छठे, आठवें, 12वें में गए शुभ ग्रह जब शुभ फल देने लग जाएं तो यह मानिए कि जीवन को बदलने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किसी भी जन्म पत्रिका में छठे, आठवें, 12वें भाव में गए ग्रह सदा सर्वदा नकारात्मक प्रभाव नहीं देते हैं। कभी कभी ये ग्रह जीवन को सफलता और तरक्की की ओर ले जाते हैं। तो आज के संक्षिप्त वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे ज्योतिष, धर्म और अध्यात्म से जुड़े नए नए जानकारी लेकर आता रहता हूँ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।